Okay, so what we saw was another way of writing the same set of equations जो है अगर हम इसको instead of explicitly solving for r अगर हम एक ही फॉर्म में इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है ए हार्मिशन एक्स इज इक्वल टू ए हार्मिशन ए सी एंड विच इज़ सिमिलर टू ग्रामियन जो हमने पीछे किया था और वी विल एक्चुअली ये वाली जो चीज़ है अगर देखें इफ़ आई टेक ए हार्मिशन ए, ठीक है, सो दिस इज़ एक्चुअली इक्वल टू पी वन हार्मिशन P2 Hermitian and so forth PM Hermitian multiplied by P1 P2 to PM. ओके और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो दिस इज एक्चुअली P1 Hermitian P1 देन P1 Hermitian P2. ये याद रखें कि these are actually vectors. ये रो वेक्टर्स हैं और ये कॉलम वेक्टर्स हैं, तो मैं सिंपली वही कर रही हूँ, रो इंटू कॉलम रो इंटू कॉलम रो इंटू कॉलम, जो हमारे पास फॉर्मूला स्टैंडर्ड मौजूद होता है, ठीक है. तो दिस विल बी एंड देन लास्ट मेरे पास क्या आ जाएगा, P1 Hermitian PM एंड सेकेंड में सेकेंड रो में मेरे पास आ जाएगा P2 Hermitian P1 P2 Hermitian P2 and then P2 Hermitian PM and so forth. बिल्कुल एंड में मेरे पास आ जाएगा PM Hermitian P1 PM Hermitian multiplied by P2 and PM Hermitian multiplied by PM. ठीक है. नाउ व्हाट आर दीज, कौन मुझे बताएगा, आर दे नंबर्स, वेक्टर्स, मैट्रिसेस, क्या बन रहा होगा मेरे पास P1 Hermitian, या इनमें से हर जो एलिमेंट है वो मुझे क्या दे रहा है, वेक्टर्स दे रहा है कि नंबर्स दे रहा है? मैम स्केलर क्वांटिटी होगी, ठीक, स्केलर होगी. देखें एक चीज़ जो आपने हमें हमेशा याद रखनी है कि रो मल्टीप्लाइड बाय कॉलम इज़ ऑलवेज अ स्केलर. जो मर्जी आप ले लें रो, नो मैटर व्हाट साइज ऑफ रो और कॉलम आप ले रहे हैं, दे आर ऑलवेज स्केलर क्वांटिटी. सो इसका मतलब है कि हमारे पास अभी और एंड वी नो दैट अगर मेरे पास पी आई हार्मिशन पी जे है तो दिस इज एक्चुअली इक्वल टू पी आई एंड पी जे का इनर प्रोडक्ट, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट. सो इट मीन्स के दीज आर ऑल द डॉट प्रोडक्ट्स ऑफ दीज वेक्टर्स, ठीक है. एंड वो किस चीज़ के इक्वल है, वी नो के दैट इज इक्वल टू द मैट्रिक्स आर. सो दिस इज एक्चुअली सो इफेक्टिवली ये जो चीज़ है इसमें भी हम आर को ही कंप्यूट कर रहे हैं बट नॉट एक्सप्लिसिटली, वी आर जस्ट मल्टीप्लाइंग द टू मैट्रिसेस. अब इसमें देर आर सर्टेन नोटेशंस और सर्टन एक्चुअली हमारे पास टर्मिनोलॉजीज हैं जिसके जो कि इम्पॉर्टेंट हैं विद रेफरेंस टू दिस फॉर्म ऑफ सॉल्विंग दिस इक्वेशंस. अगेन जस्ट लाइक जो प्रीवियस केस में जिस तरह हमने इन सेट ऑफ इक्वेशंस को नॉर्मल इक्वेशंस कहा था, यहाँ पे भी हम उसको नॉर्मल इक्वेशंस का ही वर्ड इसके लिए यूज़ करेंगे. एंड देन एट द एंड ऑफ द डे अब हमने क्या निकालना है, बिकॉज अब देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, ए एक्स ए इज इक्वल टू ए हार्मिशन ए, उसके आगे क्या आ रहा था, सी, ठीक है. सो एट द एंड ऑफ द डे हमें चाहिए क्या है, सी चाहिए, विच विल बी इक्वल टू ए हार्मिशन ए इनवर्स टाइम ए हार्मिशन एक्स, ठीक है. एंड so this would be possible only if this is invertible, ठीक है. एंड विच बिकॉज वी हैव सीन कि दिस इज एक्चुअली द मैट्रिक्स आर, देन इट मीन्स कि आपके पास ये इन्वर्टेबल कब हो जाएगा, व्हेन द पीज वेक्टर्स आर linearly independent p1 p2 pn. So this is actually so because it will be in this case that would be positive definite, जो कि हमने कल काफ़ी डिटेल में किया हुआ था. Okay, this quantity, ये जो चीज़ है, ये this the whole thing, this
हैज़ अ स्पेशल प्लेस इन लीनियर अलजेब्रा. आगे जाके हम इसको काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिस्कस करेंगे. एंड दिस इज़ एक्चुअली कॉल्ड सूडो इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए. ठीक है, और इसको जो है वो रिप्रेजेंट हम मोस्टली ए प्लस का साइन तो नहीं, ये जो एक क्रॉस का साइन होता है ना स्लीप, जो क्रिश्चियंस वगैरह को, तो कुछ उस तरह का साइन है प्लस से मिलता जुलता. तो सूडो इनवर्स को जो है वो हम ए सूडो इनवर्स का साइन जो है वो इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं. एंड दैट इज एक्चुअली इक्वल टू दिस थिंग. अनदर थिंग दैट वी नो इज कि हमारे पास, ओके लेट मी एक्चुअली उप्स, जी, तो मेरे पास ओके सो यहाँ पर मेरे पास जो है वो ये इक्वेशंस आ चुकी हैं. अनदर थिंग दैट आई नो इज के एक्स हैट वाज इक्वल टू ए टाइम्स सी, विच मीन्स के अब मैं अगर सी की वैल्यू लगा देती हूँ तो एक्स हैट क्या आ जाएगा? एक्स हैट वुड बी ए टाइम्स ए हार्मेशियन ए इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय ए हार्मेशियन टाइम्स एक्स. ठीक है, मैंने सी की वैल्यू जो है लगाई है. लेफ्ट पे जो हमने सी की वैल्यू लिखी हुई है उसकी जगह एक्स सी की जगह उसकी वैल्यू लगा दी है. ए जो है पार्ट ऑफ द इक्वेशन ऑलरेडी है, ए सी जो है वो, और ये इक्वेशन हमने बिल्कुल शुरू में ही देखा है बिकॉज एक्स हैट इज द अप्रोक्सीमेशन ऑफ एक्स इन द सब स्पेस वेक्टर स्पेस जो हमने सी टी से जिसको रिप्रेजेंट किया हुआ था. सो दिस इज नाउ हाउ वुड वी इंटरप्रेट दिस थिंग. दिस इज एक्चुअली टेलिंग मी कि एक्स हैट इज समथिंग multiplied by x. So, and what is x hat? X hat is actually okay, let me just make कि अगर आपके पास ये x था और ये सब स्पेस है तो x hat is this point. ठीक है, और ये हमने बात की थी कि x hat आपके पास क्या है, यानी this is actually projection of x on the subspace t जिसकी भी हम बात कर रहे हैं. So and we talked about this thing के projection का क्या मतलब होता है कि we are trying to find the component of x in the direction of this vector space, जो भी subspace हमने define किया हुआ है. ठीक है, that is how we define the projection. So what we are seeing from here is कि because x hat is something multiplied by x and we know कि this x hat is actually जो भी component of x है in the direction of t. In other words, what we can say is कि this whole thing is actually the projection operator. कि अगर आपके पास ये a multiplied by a h times a inverse, यानी a को आप सूडो इनवर्स से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो भी चीज़ आपके पास आ रही है that is the projection matrix. या in other words this is the matrix जिसको आप ऑब्जर्वेशन मैट्रिक्स से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो it will give you the component of the observation matrix in the dimension of that subspace जिससे आपके पास A बन रहा था. ठीक है, दिस इज अगेन समथिंग दैट वी वुड रिमेंबर फॉर द फ्यूचर कि एक तो हमने सूडो इनवर्स जो है वो बाद में यूज़ करेंगे एंड वी विल सी के सूडो इनवर्स वाइज सूडो इनवर्स इम्पॉर्टेंट. और दूसरी चीज़ ये कि फ्रॉम हेयर अगर हम एक्स हैट को आर और सी की फॉर्म में जब हमने लिखा था तो उस वक्त वी डिडंट गेट दिस सो एक्सप्लिसिटली कि वी कैन गेट एक्स हैट बाय मल्टीप्लाइंग एक्स विद अ सर्टन फैक्टर, और वो जो भी हमारे पास नंबर जो भी हमारे पास फैक्टर नॉट फैक्टर एक्चुअली मैट्रिक्स, और जो भी मैट्रिक्स हमारे पास आ रहा है दैट कैन बी फॉर्म बाय ऑल द बेसिस वेक्टर्स देमसेल्व्स. लेकिन ये कि नाउ वी एक्चुअली नो कि अगर हम इस तरह से लिख रहे हैं तो वी फिगर्ड आउट के दिस इज the projection matrix. Okay, another important thing. Let's suppose कि मेरे पास अब ये AH और A जो है इसको मैंने R तो establish हमने कर लिया कि this is equal to R. Let's suppose कि
I try to write it in another way. अभी तो हमने किस तरह लिखा था, let me go back, मैंने लिखा कहाँ पे था, I guess here, जी इसको मैं जी ये हमने जो है वो किस तरह से लिखा है कि वी हैव सीन के हमारे पास जो मैट्रिक्स आर की फॉर्म में लिखा हुआ है, और आर हमारे पास किस तरह आ रहा है कि इनर प्रोडक्ट ऑफ रो इनटू कॉलम. अब व्हाट इफ आई एक्चुअली राइट इट इन एन अदर वे. अभी देखें, अभी हमारे पास मैंने ए एच और ए को कैसे लिखा था, रोज और कॉलम्स की फॉर्म में. अगर मैं ये कहती हूँ कि आई राइट ए, बेसिकली मेरे पास किस तरह से है, A is actually, let's suppose कि मैं छोटा सा कोई A बना लेती हूँ. I have A is A11, A12, A21 and A22. ठीक है. अभी तक हम क्या करते रहे हैं, I take this as P1 and I take this as P2. ठीक है. और हम ये लिख देते हैं, instead of writing A1, A2, मैं इसको इस तरह से लिखती रही हूँ, P1 and P2 की फॉर्म में. लेट्स सपोज कि मैं A को इन टर्म्स ऑफ इट्स रोज लिखना चाहती हूँ. ठीक है. और मैं ये कह देती हूँ कि जो रोज मैंने डिफाइन किए हैं उनको क्यू से डिफाइन किया हुआ है. सो आई कैन राइट ए एज Q1 हार्मेशियन एंड Q2 हार्मेशियन. ये चीज आपको समझ आई है कि क्या हो रहा है? जस्ट एक्सप्लेन. सो मैं लेट मी टेक अनदर कलर. ये इसको मैंने डिफाइन कर दिया है, रो 1 जो है वो Q1 है एंड रो 2 जो है वो Q2 है. तो इसका क्या मतलब है, P1 इज एक्चुअली इक्वल टू व्हाट, Q1 हार्मेशियन. नो, एक जस्ट अ मिनट. अगर इसको actually I just want to differentiate between the notation. तो इसको P1 P2 is okay, and if I want to write, मैम इसको हम P1 हार्मेशियन नहीं करेंगे. नहीं, एक्चुअली मैं ए को जो है वो, बिकॉज एक्चुअली आई जस्ट वांट टू एम्फसाइज ऑन वन प्रॉपर एस्पेक्ट, क्योंकि वो अगेन हम बाद में उसको यूज़ करेंगे, दैट इज़ समथिंग इम्पॉर्टेंट जो हम PCA SVD और इस तरह की चीज़ें यूज़ करेंगे. लेकिन आई जस्ट एम कन्फ्यूज कि मैं इस नोटेशन को किस तरह से लिख सकती हूँ. ओके, लेट मी एक्चुअली अप्रोच इट इन अनदर वे. कि लेट्स सपोज कि मैं ये कहती हूँ कि मेरे पास ए हार्मेशियन जो है, ठीक है, ए हार्मेशियन जो है वो मेरे पास क्या था, P1 हार्मेशियन, P2 हार्मेशियन एंड सो फोर्थ. PM हार्मेशियन था. ये तो हमें सबको समझ आया हुआ है. ठीक है. लेट मी डिफाइन ये जो मेरे पास एच है, इसको मैं कॉलम की फॉर्म में अगर लिखना चाहूँ तो लेट मी डिफाइन कॉलम वेक्टर्स ऑफ दिस AH एज क्यूज. ठीक है. विच मीन्स कि जब हाँ जी, ठीक है. सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि इंस्टेड ऑफ डिफाइनिंग P1H, P2H और P3H की फॉर्म में मैं ए हार्मेशियन को करूं, आई एम एक्चुअली डिफाइनिंग, ओके लेट मी एक्चुअली एक्सप्लेन इट अगेन विद दिस वेक्टर, विद दिस मैट्रिक्स, कि मैं अगर ए हार्मेशियन ले लेती हूँ इसका, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा कि दिस इज A11, A12, A21 एंड A22 मेरे पास है. ठीक है. और ये वाली चीज़ जो है वो हम देख चुके हैं कि दिस इज एक्चुअली इक्वल टू, द फर्स्ट वन इज इक्वल टू P1 हार्मेशियन. ठीक है. एंड द सेकेंड वन इज P2 हार्मेशियन. अब मैं क्या कह रही हूँ कि अगर बजाय इसके कि मैं इसको इन टर्म्स ऑफ ए लिखूं, मैं इस मैट्रिक्स ए हार्मेशियन को जो है आई डिफाइंड इट एज अनदर मैट्रिक्स. लेट्स सपोज कि इसको मैं बी कह देती हूँ और मैं इसको
कॉलम्स की फॉर्म में लिखना चाहती हूँ, और इन कॉलम्स को जो है वो मैंने नाम दे दिया है Q1 एंड Q2 का, या इन अदर वर्ड्स अगर मेरे पास m कॉलम्स है तो मैंने Q1 से लेकर Qm तक का नाम दे दिया है। ओके, व्हाट डज इट मीन कि अगर मेरे पास एच को मैंने क्यूज की फॉर्म में लिखा हुआ है तो ए वुड बी इक्वल टू Q1H, Q2H, सो एंड सो फोर्थ, QMH। ठीक है, दिस इज अगेन देखिए मैं जो ना किसी भी उस चीज को आई एम नॉट चेंजिंग contents of any matrix, I am just changing the notation। और नोटेशन में क्यों चेंज कर रही हूँ, अगर आपको पहला पहला अपना जो वो याद हो जो आपने असाइनमेंट की थी, तो उसमें वी एक्चुअली टॉक्ड अबाउट देयर आर नंबर ऑफ वेज ऑफ मल्टीप्लाइंग टू मेट्रिसेस। ठीक है, कि आपके पास फर्ज करें कि मैट्रिक्स ए है और इसको आपने बी से मल्टीप्लाई करना है। लेट्स सपोज कि ये A1 कॉलम था, A2 कॉलम था, और अब आप इसको कैसे करेंगे, मैं B1 हार्मेशन लिख सकती हूँ इसको और B2 हार्मेशन लिख सकती हूँ। यानी अब मैंने जो है वो क्या किया है, कॉलम इनटू रो की फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, या मैं ये कर सकती हूँ कि मैं इसको रो की फॉर्म में लिख लूँ और इसको कॉलम की फॉर्म में लिख लूँ। ठीक है, व्हाट वुड बी द डिफरेंस बिटवीन दीज टू मल्टीप्लिकेशंस? आंसर में कोई फर्क आएगा? अगर दो मेट्रिसेस मेरे पास हैं और उनको मैं मल्टीप्लाई करना चाह रही हूँ, तो मैं पहले को कॉलम्स लेके दूसरे के रो से मल्टीप्लाई करूँ या दूसरे के कॉलम को लेके पहले के रो से मल्टीप्लाई करूँ, वुड देयर बी एनी डिफरेंस इन द आंसर? पहला तो क्वेश्चन मेरा आपसे ये है। नो मैम, कोई स्केलर आंसर होगा। स्केलर आंसर होगा? आर यू श्योर? ओके, मैम रो चलें को एक्चुअली। कॉलम से रो ओके, कॉलम से let's just do an example. Let's suppose कि मेरे पास मैट्रिक्स है 1 2 3 4 एंड बी मैट्रिक्स है 1 2 4 एंड 5। ठीक है, अच्छा अब मैं आप लोगों को चाहती हूँ, आई वुड लाइक टू गिव यू जस्ट 2-3 मिनट्स दो तरह से मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना। एक तो तरीका देखिए आपको ऑलरेडी पता है, हम नॉर्मली हम क्या करते हैं, अब मैं इसको क्या कर सकती हूँ, आई कैन राइट इट एज A1 कॉलम एंड A2 कॉलम। ठीक है, मीनिंग कि इस तरह से लेना है हमने, और इसको मैं लिख रही हूँ B1 रो और B2 रो, विच मीन्स कि अब मैं आपको ये कह रही हूँ कि इसको आपने इस तरह से उठाना। ठीक है, यानी पहला कॉलम जो है उसको पहले रो के साथ करना है और फिर दूसरे कॉलम को दूसरी रो के साथ करना है। ठीक है, और एक और तरीका जो है वो क्या हो सकता है, ये एक तो मैं इस तरह से करने के लिए कह रही हूँ। दूसरा मैं क्या कह रही हूँ कि इसको आपने रो वाइज लेना है। लेट मी चेंज द कलर। ठीक है, इसको रो वाइज लेना है कि इसको मैं ए हार्मेशन एंड ए हार्मेशन कह देती हूँ, जिसका मतलब है कि आपने ये उठाना है। ठीक है, और इसको कॉलम वाइज उठाना है, विच मीन्स कि B1 और B2 लेना है, मीनिंग ऐसे लेना है। अब मुझे दोनों तरीकों से मल्टीपल के अप्लाई करके बताइए। ओके, लेट्स डू इट टुगेदर। पहले ये वाला करते हैं। मुझे ये बताइए कि जब मैं इस A1 कॉलम को B के पहले रो से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? ठीक है, एक कॉलम वेक्टर है, दूसरा रो वेक्टर है। ठीक है, जस्ट फॉरगेट अबाउट दिस थिंग, इन दोनों को जो है ना वो भूल जाइए, जो सेकंड वाले हैं ना इनको अभी हम फिलहाल भूल रहे हैं। ठीक है, आई वांट टू मल्टीप्लाई, लेट मी एक्चुअली राइट इट अगेन। मैं क्या करना चाहती हूँ, A1 B1H से मल्टीप्लाई करना चाहती हूँ। इज देयर एनी इशू विद दिस मल्टीप्लीकेशन? अपेरेंटली नॉट। मेरे पास क्या है, A1 क्या है मेरे पास, A1 इज अ वेक्टर ऑफ साइज 2 into 1 और B1H क्या है, 1 into 2 है। सबसे पहले तो ये देखिए कि मेरे पास आएगा क्या आंसर में, कि किसी कोई मल्टीप्लाई करके मुझे जवाब बताए ना जल्दी से। व्हाट विल बी द आंसर दैट आई वुड बी गेटिंग? अलग लिख लें, अलग लिख के कर लेते हैं। 1 और 2
और 1 और 4 मल्टीप्लाई करके आप बताइए कि क्या होगा। जी किसी से मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रही? मैम 1428. ओके दिस इज वेरी सिंपल। ठीक है 1428 28. ठीक है। नेक्स्ट मैंने क्या करना है, अब आपने मल्टीप्लाई, बेसिकली इसका मतलब है कि आई एम नॉट श्योर कि आप लोगों ने पहला वाली असाइनमेंट जो है वो की किस तरह से है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है वो मैंने आपको मैटलैब का पहला वाला क्वेश्चन जो था वो यही करने के लिए कहा था। अच्छा अब दूसरा जो है, आई वांट यू टू कंप्यूट A2 एंड B2H मीनिंग 3 4 एंड 2 5। ठीक है क्या आएगा ये? 6, 15, 8 and 20. 6, 15, 8, 20. 6 15 8 20 ठीक 20. है। ऑल ऑफ यू शुड बी एबल टू डू दिस। ठीक है ये मल्टीप्लिकेशन सिंपली क्या है कि आप इसको इसके साथ कर 1 को 1 के साथ, फिर 1 को 4 के साथ, 2 को 1 के साथ एंड 2 को 4 के साथ, सिंपल जो हमारे पास फॉर्मूला मल्टीप्लिकेशन का होता है। ठीक है नाउ इफ आई ऐड बोथ ऑफ दीज व्हाट वुड आई गेट? इन दोनों को ऐड करने के बाद क्या मिलेगा मुझे? मैम 7, 7, 19, 90 10 और 28. 28 ठीक है। अच्छा अब ओके लेट्स जस्ट पुट इट असाइड। अब दूसरा वाला करके देखें। ठीक है ये जो सेकंड वाला है ये दिस इज द नॉर्मल वे यू डू द मल्टीप्लिकेशन। ठीक है कि अब इसमें हमने क्या करना है, वी वांट टू कंप्यूट फर्स्ट, ओके लेट मी अगेन चेंज द कलर। अच्छा सेकंड वाले के लिए क्या करना है मैंने, आई वांट टू कंप्यूट A1H एंड B1 विच मीन्स के 1 3 को 1 2 के साथ करना है। ठीक है एंड देन देखें ये मल्टीप्लिकेशन अगर मेरे पास हो रही है ना तो दिस विल हैव 4 कंपोनेंट्स A1H B1 A1H B2 A2H B1 एंड देन A2H B2 दिस विच इज समथिंग जो कि हमने पीछे किया था। ठीक है कि अब ये मुझे क्या दे रहा होगा, दिस विल बी गिविंग मी 7। Yes मैम 7. ठीक है एंड देन 15 एंड देन 8 एंड देन 20 जो कि हमारे पास पहले चीज आ गई है। द थिंग इज कि एट द एंड ऑफ द डे दोनों के दोनों आंसर्स तो सेम है, लेकिन ये जो आंसर आपके पास आया है जो सेकंड वाला है जो हमने ग्रीन कलर में लिखा हुआ है, दिस इज एक्चुअली computed by multiplication of rows with columns, and whenever we multiply a row with a column we are getting one scalar number. The other thing is obtained by applying columns with the row. Whenever we apply a column with a row, we always get a matrix 1 point. ठीक है हमने हर कॉलम को उसके कॉरस्पॉन्डिंग रो के साथ मल्टीप्लाई किया है एंड वी आर गेटिंग वन मैट्रिक्स फॉर ईच सच मल्टीप्लिकेशन एंड all of these matrices will be rank 1 matrices. ठीक है नो मैटर क्या आपके पास कॉलम है और क्या आपके पास रो है, जब आप कॉलम को किसी रो के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास हमेशा मैट्रिक्स आ रहा है विच इज रैंक 1 मैट्रिक्स, विच मीन्स आपको हमें नजर आ रहा है, देखें 2 मैट्रिसेस आ रहे थे ना मेरे पास इंडिविजुअली, दे आर रैंक 1 मैट्रिसेस, और जब मैंने इनको ऐड किया है तो मेरे पास जो मैट्रिक्स आया है दैट बिकम्स रैंक 2 बिकॉज पहले वाले का रैंक 1 था दूसरे वाले का रैंक 2 था। बट द थिंग इज के अगर मैं डिफरेंट तरीक़ों से मेट्रिसेस को देख रही हूँ सो आई एम सॉल्विंग द सेम थिंग एट द एंड ऑफ द डे आई हैव द सेम थिंग, बट जो पहला वाला है उसमें आई एम सेइंग के द मैट्रिक्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग द इनर प्रोडक्ट ऑफ ईच कॉलम
विद कॉरस्पॉन्डिंग ईच रो और कॉलम जो है उसका इनर प्रोडक्ट से हमारे पास आ रहा है, ठीक है। जबकि जो सेकंड मेथड है उसमें व्हाट आई एम सेइंग इज के वी आर गेटिंग द आंसर बाय एडिंग रैंक 1 मैट्रिसेस, और जो भी आपके पास जितने रोज और कॉलम्स हैं उतना ही आप रैंक 1 मैट्रिसेस को ऐड कर रहे हैं, तो यू आर गेटिंग द फाइनल आंसर। दिस इज समथिंग विच वी विल रिमेंबर फॉर फ्यूचर। रैंक 1 मैट्रिसेस जो हैं दे हैव अगेन अ वेरी बिग सिग्निफिकेंस इन द सॉल्यूशंस जो कि हम आगे देख रहे होंगे। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग व्हाट वी नीड टू रिमेंबर इज के हमारे पास आई एम नॉट श्योर कि मैंने वो लिखा हुआ किधर है, आई शुड हैव, हाँ नहीं सॉरी, ये तो मैं आगे आ गई हूँ। आई थिंक कि मैंने वो स्लाइड डाली ही नहीं है। yes, क्योंकि इसके बाद तो लीनियर रिग्रेशन आ गया। ओके सॉरी, आई एम सॉरी, मेरे पास यहाँ पे स्लाइड जो है वो नहीं है, बट व्हाट आई वुड एक्चुअली अपलोड, जो आपको नोट्स में डालूंगी उसमें मैं डाल दूंगी। बट द थिंग इज के व्हाट वी आर सेइंग इज के ए एच और मल्टीप्लाइड बाय ए जो है वी कैन राइट इट इन 2 ways, आइदर बाय टेकिंग द रोज इनटू कॉलम ऑप्शन, जो कि हमने देखा है कि दैट विल गिव अस अ ग्रामियन डायरेक्टली, और अगर हम कॉलम इनटू रोज लेते हैं तो दिस, यानी व्हाट आई एम सेइंग इज के अगर हम कॉलम्स इनटू रोज की फॉर्म में लेते हैं देन वी आर एक्चुअली जी, जो मैं क्यूज और पीस की बात कर रही थी, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं कॉलम इनटू रोज की फॉर्म में ले रही हूं तो आई कैन राइट इट एज सम ऑफ, अगर मेरे पास फर्ज करें कि n रोज और कॉलम्स थे तो आई कैन राइट इट एज सम ऑफ n रैंक 1 मैट्रिसेस। और रैंक 1 मैट्रिसेस मेरे पास किस तरह से आ रहा होगा, हर मैट्रिक्स जो है वो एक कॉलम और एक उसके कॉरस्पॉन्डिंग रोज जो हैं उसको मल्टीप्लाई करके आ रहा होगा, ठीक है। सो दिस इज एक्चुअली समथिंग अगेन इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर कि आपके पास जो है दो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो हैं इट कैन बी डन इन 2 different ways एंड बोथ ऑफ दीज वेज हैव डिफरेंट मीनिंग्स, जो कि हम आगे देख रहे होंगे। उसके बाद we will talk about, again this is not the slide, मैं यहाँ पे डालना भूल गई हूँ, but we will talk about weighted least square or weighted least square if we are trying to solve weighted least square by using this system, using a weighted least square instead of आप जो है वो weighted norm को अगर हम यूज करके solve करने की कोशिश करें instead of just using the standard norm, then in that case we would actually define the weighted norm as something, जो कि हमने already पीछे भी किसी टॉपिक में किया था कि we define the weighted norm to be something जिसमें हम weight मैट्रिक्स को जो है वो बीच में इंट्रोड्यूस करवा देंगे। इन दिस केस जो हमारे पास एरर होगा दैट वुड बी अगेन डिफाइंड एज द नॉर्म ऑफ वेटेड एरर। और वेटेड एरर का क्या मतलब है कि वी विल बी यूजिंग दिस, we will be taking this norm under the weight vector, या अगर हम, तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास सेट ऑफ नॉर्मल इक्वेशंस थी वो भी वेटेड नॉर्मल इक्वेशंस आ जाएंगी, and they will simply be equal to a Hermitian W AC is equal to a Hermitian W X, ठीक है। और ये अगर याद करें कि हमारे पास एक्चुअल इक्वेशंस क्या है, a Hermitian A C is equal to a Hermitian X. So what we are saying is कि we have a weight matrix that is introduced at different places. हम इसको जो है प्रूव करके नहीं देख रहे कि यहाँ पे आया कैसे है, बट ये कि we just know कि आपके पास जो weight matrix है that would be involved in the computation, and in other words what we can say is कि जो weighted inner product से हमारे पास coefficients आ रहे होंगे they will be equal to a Hermitian W A inverse times a Hermitian WX. So just weight vector की वजह से जो है वो computation के formulas change हो जाएंगे। Okay, let's move to an example. हम we will try to solve for linear regression using this method, जो कि अभी हमने किया है कि जिसमें we will find C using either the
इक्वेशन या तो हम ये इस वाली इक्वेशन से फाइंड आउट करेंगे, या अगर वेटेड है तो जाहिर है कि ये वाली इक्वेशन से करेंगे. एंड द एग्जांपल दैट वी विल बी डूइंग इज द लीनियर इक्वेशन. पहले मुझे ये कौन बताएगा कि व्हाट इज एक्चुअली लीनियर रिग्रेशन, व्हाई इज लीनियर रिग्रेशन इंपॉर्टेंट? लीनियर रिग्रेशन किसी ने वर्ड कभी आप लोगों ने पढ़ी है लीनियर रिग्रेशन? एक्चुअली मुझे ना बिल्कुल भी याद नहीं है कि अंडरग्रेड के नो मैम, किसी ने भी नहीं पढ़ी. ओके नहीं. चलें, ओके, इट्स ओके. लीनियर रिग्रेशन एक्चुअली दिस इज वन ऑफ द most widely used method of fitting a curve, linear curve to your data. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज कि मेरे पास सिंपल एग्जाम्पल हम लेते हैं 2 डायमेंशनल. ठीक है, लेट सपोज कि मेरे पास आई हैव डेटा सेट अवेलेबल जिसमें हाइट और वेट के प्लॉट्स हैं डिफरेंट लोगों के. ठीक है, 10 लोगों के, 20 लोगों के, कितने भी लोगों के. ठीक है, अच्छा, नॉर्मली अगर किसी की हाइट ज़्यादा हो तो दे वुड हैव, मतलब देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि वेट भी ज़्यादा होगा. देयर कैन बी एक्सेप्शंस ऑल्सो, लेकिन ये कि दिस इज समथिंग विच वी एक्चुअली सी के इट कैन बी, इट इज़ एक्चुअली अ वेरी रीजनेबल अजम्पशन कि मैं ये कहूँ कि जो पॉइंट्स मुझे मिल रहे हैं हाइट और वेट के, दे वुड बी गोइंग, लेट सपोज कि मेरे पास हाइट जो है दिस इज गोइंग फ्रॉम मे बी 4 फीट से लेकर हम 6 फीट तक ले रहे हैं, और वेट जो है 4 फीट के जो भी पर्सन होगा, लेट सपोज के वेट वी आर सेइंग कि ये जो है वो मे बी 40 kg से लेकर, गलत साइड पे लिख दिया, ओके, 40 kg से लेकर जो है मे बी 80 kg तक जा रहा है. ठीक है, द थिंग इज कि अब जो मेरे पास पॉइंट्स होंगे, आई हैव अ वेरी वेरी बिग प्रोबेबिलिटी कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी मेरे पास जो है वो पॉइंट इस तरह से वेट भी बढ़ता जाएगा. बट देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, हो सकता है कि कोई 4.5 हाइट वाला जो पर्सन है उसका वेट जो है वो 5 फीट वाले से ज़्यादा है. ठीक है, और देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि मेरे पास जो है वो 6 फीट वाला जो है उसका यहाँ पर है वेट मौजूद, और आपके पास जो है वो लेट सपोज कि यहाँ पे 5.7 वाला है जिसका यहाँ पर मौजूद है, और 5.8 वाला है उसका जो वेट है, मतलब लॉजिकली तो ये होगा कि उसका शायद ऊपर होना चाहिए लेकिन उसका यहाँ कहीं नीचे है, या और समथिंग लाइक दिस कि आपके पास जो है दिस इज डिस्ट्रीब्यूटेड लाइक दिस. अब अगर फर्ज करें कि मैं आपको ये कहती हूँ कि जी आपने मुझे बेसिकली देखें लीनियर रिग्रेशन में हम क्या कर रहे होते हैं, वी विल ट्राई टू फाइंड अ लाइन जो कि बेस्ट फिट लाइन हो. ठीक है, कि फॉर एग्जांपल मैं अब क्या करने की कोशिश करूंगी कि अब आई जस्ट वांट टू प्रिडिक्ट कि अगर फर्ज करेंगे किसी का अगर हाइट 6 फीट 1 इंचेस है तो वेट उसका कितना हो सकता है. अब इस केस में तो स्कैटर्ड है मेरे पास चीजें, बट आई एम सेइंग कि देयर इज अ ट्रेंड विच इज गोइंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन कि somehow with some error all of them are following this पर्टिकुलर डायरेक्शन के, जिस तरह हाइट बढ़ती जा रही है तो वेट भी बढ़ता चला जा रहा है. ठीक है, और देयर इज सम पॉसिबिलिटी कि आपके पास इसका ऑपोजिट लाइन बन रही है. फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास जो है लेट सपोज कि इसी तरह से जो मेरे पास डेटा है दैट इज अवेलेबल एज नंबर ऑफ आवर्स watching TV एंड ग्रेड्स. ठीक है, मुझे नहीं पता आप लोग कितना टीवी जो है वो ग्रेड्स कह लें या लेट सपोज के मार्क्स कह लें. ठीक है, तो आई एम नॉट श्योर कि आजकल के स्टूडेंट्स जो हैं वो कितने टीवी देख के जो अच्छे मार्क्स ले लेते हैं, लेकिन आई वुड अस्यूम कि इट शुड गो द अदर वे कि जितने आप नंबर ऑफ आवर्स ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं उतना जो है वो नंबर ऑफ जो मार्क्स हैं उनको कम होना चाहिए. ठीक है, अगेन देयर कैन बी आउटलायर्स आल्सो कि जिसने बहुत ज़्यादा टीवी भी देखा है लेकिन उसके मार्क्स बहुत अच्छे आ गए, बट the normal trend should be like this. So it means कि अगर मैं इसमें curve fitting करना चाहूँ तो it can be something like this. है तो again linear line but with a different slope. But the thing is कि linear regression में what we are saying is कि we are fitting a line to the data and linear line to the data
एंड इन सच अ वे कि वो मुझे एरर मिनिमाइज करके दे रहा हो, ठीक है। या इन अदर वर्ड्स, अब देखें एक लाइन जो है वो मैंने ये बनाई है, ये वाली जो है, ठीक है, जो नजर आ रही है। इफ आई वांट आई कैन फिट, ट्राई टू फिट दिस लाइन आल्सो, ठीक है, और आई कैन ट्राई टू फिट दिस लाइन ऑल्सो, और आई कैन ट्राई टू फिक्स दिस लाइन ऑल्सो। मतलब मेरे पास कोई वो तो नहीं है ना, अगर लीनियर का मतलब सिर्फ ये है कि शुड बी सम लाइन, आपके पास जो है वो कोई और कर्व नहीं होना चाहिए, बट कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है ना कि आपके पास लाइन जो है उसकी स्लोप क्या होगी, या वो या ये कि इंटरसेप्ट क्या होगा। लेकिन अगर बेस्ट फिट लाइन हम करने की कोशिश कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि आई वांट टू फाइंड अ लाइन सो दैट ये जितने भी एरर्स हैं, पॉइंट बाय पॉइंट जो एरर्स हैं, जब इनको हम सम अप करें तो दे शुड बी गिविंग अस मिनिमम एरर, ठीक है। in that case so that is actually what the linear regression is all about, कि आप जो है वो डेटा में कोई भी लीनियर लाइन को फिट करते हैं इन सच अ वे कि एरर को हम मिनिमाइज करना चाह रहे होते हैं। और इस केस में अभी जो मैंने एग्जांपल्स दी हैं, दे आर एग्जांपल्स फॉर 2 वेरिएबल्स, कि आपके पास हाइट के साथ वेट है, या नंबर ऑफ आवर्स टीवी के सामने स्पेंड किए हैं उसके साथ मार्क्स हैं। इट कैन बी एक्चुअली 3 वेरिएबल्स का रिलेशनशिप ऑल्सो हो सकता है, 4 वेरिएबल्स का रिलेशनशिप भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हाइट, वेट एंड मे बी एज फैक्टर है, या जेंडर है, और समथिंग लाइक दिस, कि आप जो है उसके 3-4 चीज़ों को जो है वो मिलकर वो जो है आप प्लॉट तो नहीं कर सकते, बट द थिंग इज कि देयर कैन बी 3 और 4 इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और आपके पास एक ऑब्जर्वेशन है, और उसके बाद जो है उन सबको कंबाइन करके जो है यू आर ट्राइंग टू फिट अ लाइन, जिसमें बजाय इसके कि अब देखें अगर मेरे पास 2 डायमेंशन में ये लाइन है जिसको मैं फिट करने की कोशिश कर रही हूँ, तो इसका क्या होगा, इज दिस लाइन वुड हैव जस्ट 2 पैरामीटर जो कि मुझे एस्टिमेट करने हैं। एक तो ये कि ये इंटरसेप्ट कहाँ कर रही है वाई एक्सिस को, और इसका स्लोप क्या है, बिकॉज एनी लाइन कैन बी रिटर्न एज ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में, हमें पता है, ठीक है। लेकिन अब व्हाट आई वुड लाइक टू डू, आई विल हैव दिस लाइन ऑल्सो इन द सेम फॉर्म, ये लाइन भी, ये लाइन, मतलब हर लाइन जो भी मैं बनाती हूँ उसमें सब ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में उसको मैं लिख सकती हूँ, बट आई वॉन्ट टू फाइंड दोज एज एंड बीज फॉर विच द एरर वुड बी मिनिमाइज, या बेस्ट पॉसिबल फिट लाइन जो है वो हम करना चाहते हैं। और लीनियर रिग्रेशन की लाइन जब एक दफ़ा हमें पता चल गई है तो बेसिकली वी आर एक्चुअली मॉडलिंग आवर डेटा। तो जब हमें वो लाइन पता चल गई तो इसका मतलब है कि वी कैन ऑलवेज फाइंड, वी कैन ऑलवेज प्रिडिक्ट कि फ्यूचर में जो है ये आगे क्या हो रहा है उस फ्यूचर में, या आगे मतलब जो भी आपके पास अगर वेरिएबल ये वाला जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इफ इट इज चेंजिंग तो डिपेंडेंट वेरिएबल किस तरह से उसके साथ चेंज हो रहा होगा। सो इन दिस केस अगेन, अब इसका मतलब क्या है कि मेरे पास जो है ऑब्जर्वेशन आई हैव एक्चुअली, अगर मैं इस प्लॉट की बात करती हूँ, हाइट और वेट के प्लॉट की बात कर रही हूँ, तो हाइट इज एक्चुअली एक्स एंड वेट इज वाई वेरिएबल, एंड हाइट और वेट जो है इन दोनों की ऑब्जर्वेशन मेरे पास मौजूद है। आई हैव पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये जो सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो मेरे पास हाइट और वेट दोनों की ऑब्जर्वेशंस मौजूद हैं मेरे पास। लेकिन इसमें जो है height is something that is independently increasing or decreasing, and the weight is something that is actually dependent upon that. अच्छा, अब ये याद रखें कि okay, let's not go there. सर अभी linear regression की बात करते हैं, हम बाद में जो है मैं इसको define करूँगी कि same kind of things you can see in the you will see in the classification also, लेकिन there is a difference between linear regression का जो data है और classification का जो data है। लेकिन let's not go to the classification for the time being, let's just talk about linear regression. तो अब हमारे पास क्या है कि इस केस में we have both the things are observation for us, लेकिन उसमें से एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, या देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मेरे पास एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और एक चीज़ है जो कि उन तमाम को मिला के उसके ऊपर जो है वो डिपेंडेंट है, और उस चीज़ को मैंने बेसिकली उसको अप्रोक्सीमेट करने के लिए या मॉडल करने के लिए आई वांट टू फिट अ लाइन जो कि तमाम के तमाम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो हैं, आई वांट टू फाइंड कि तमाम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का कितना कंट्रीब्यूशन है सो दैट आई गेट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल विद मिनिमम एरर। सो अगर मेरे पास फर्ज करें कि x1 y1 एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट x2 y2 है, तीसरा पॉइंट x3 y3 है, व्हाट आई एक्चुअली वांट टू डू इज कि मैं चाहती हूँ कि मुझे y1 मिले बाय ax1 प्लस b, ठीक है, मुझे y2 मिले
with ax2 plus b and so forth. अगर मेरे पास m पॉइंट्स हैं तो मुझे ym मिल रहा हो by axm plus b in such a way कि a and b जो हैं वो मेरे पास ऐसे आ रहे हों कि ऑप्टिमल मुझे लाइन प्रोवाइड कर रहे हो या मिनिमम एरर वाली लाइन प्रोवाइड कर रहे हैं, या व्हाट वी आर सेइंग इज कि ऐसी लाइन प्रोवाइड कर रहे हो कि ये जो एरर्स आ रहे हैं बेसिकली देखें व्हाट वी वांट टू डू इज हम ये चाहते हैं कि हमारे पास लाइन ऐसी हो कि एग्जैक्ट इक्वल आ रहा हो, y1 जो है वो ax1 के इक्वल हो, y2 ax2 के इक्वल हो, या सारे के सारे पॉइंट्स समहाउ इस लाइन पे फिट आ रहे हो जीरो एरर के लिए. बट दैट इज नॉट समथिंग विच इज पॉसिबल बिकॉज वी कैन सी कि आपके पास जो रियल डेटा है वो इस तरह से तो अलाइन नहीं हो रहा होगा. तो द बेस्ट पॉसिबल थिंग इज कि मैं उस पर एक लाइन को फिट कर रही हूँ. इस लाइन को फिट करने का मतलब ये है कि आई एम एक्चुअली गेटिंग समथिंग विच इज एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ द लाइन जो कि हम यहाँ पे प्लॉट कर रहे हैं. और इन अदर वर्ड लेट मी गो बैक टू दिस स्लाइड कि इस केस में व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज कि हमारे पास अगेन ये मैंने उसी तरह का कुछ प्लॉट बनाया हुआ है एंड व्हाट वी आर सेइंग इज कि हम हर y जो है उसको फिट करना चाह रहे हैं. हम इस तरह से फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि हर y जो है दैट y1 become ax1 plus b, y2 becomes ax2 plus b in such a way कि हमारे पास की जो तमाम एरर्स यहाँ पे मैंने मेंशन किए हुए हैं इनको ऐड करके हमें मिनिमम एरर मिल रहा हो. ठीक है. And this is again अच्छा, another thing that you need to remember is which is not actually related to linear regression कि आपके पास linear के अलावा ना you have other kind of regressions also, cubic regression, quadratic regression. Basically MATLAB में जो है ना आई वुड एडवाइज यू कि आप मैटलैब को देखें और जाके जो है ना उसमें बेसिकली रिग्रेशन की लाइंस प्लॉट करने की कोशिश करें. जस्ट प्लॉट एनी डेटा. फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि आपका डेटा इस फॉर्म में है, ठीक है. लेट्स सपोज कि कुछ इस तरह से चल रहा है डेटा एंड मे बी दिस थिंग एंड आई वांट यू टू एक्चुअली फिट अ लाइन. अब मोस्ट प्रोबेबली जो है लाइन से ज़्यादा बेहतर जो है वो शायद ये पैराबोला होगा जो इसमें फिट आ रहा होगा बिकॉज लाइन जो है उसमें ज़्यादा एरर होगा. पैराबोला में मुझे नज़र आ रहा है कि 5 पॉइंट जो है वो मे बी एग्जैक्टली जाके उस पर फिट हो रहे हो, सिर्फ एक है जिसको एरर आ रहा है. सो दैट वुड बी एक्चुअली क्वाड्रेटिक रिग्रेशन हो जाएगा. ये नॉन लीनियर रिग्रेशन हो जाएगा कि जिसमें आप एक दूसरा कर्व कर रहे हैं और देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप जो है वो क्यूबिक एक कर्व जो है उसको फिट कर रहे हैं एंड देन सो फोर्थ. आप ऑर्डर बढ़ाते जाएं तो आपके पास जो है वो डिफरेंट नॉन लीनियर जो है वो फिटिंग भी हो सकती है एंड होती है बेसिकली. लेकिन ये कि फॉर द टाइम बीइंग इस कोर्स में वी आर डीलिंग विद द लीनियर थिंग्स एंड देन अगेन दिस इज समथिंग जो कि अगेन मैंने अभी बताया था कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपके पास सिर्फ पॉइंट जो हैं वो आपके पास x1 y1 के बजाय x1 y1 and z1 की फॉर्म में है, which means कि z1 is something that is dependent upon x1 and y1. For example, height, आप height की बात कर रहे हैं, x1 is height and y1 is maybe gender, जो भी है कि मेल है या फीमेल है, and then z1 is the weight. तो हमें पता है कि height and जेंडर जो है उसके कॉम्बिनेशन से वेट होने के चांसेस जो है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर सेम हाइट की मेल है या सेम हाइट का फीमेल, अगर मेल या फीमेल अगर आप ले रहे हैं तो उसमें जो है देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ट्रेंड ऑफ द वेट इज डिफरेंट बेस्ड अपॉन के हाइट उसी हाइट की जो है वो एक फीमेल है या उस हाइट का एक मेल मौजूद है और सो एंड सो फोर्थ डिपेंडिंग अपॉन के. फॉर एग्जांपल दूसरी मैंने एग्जांपल जिस तरह ली थी कि आपके पास जो है वो इनवर्स रिलेशनशिप है कि अगर हम बात कर रहे हैं कि वी हैव अ क्या कहते हैं नंबर ऑफ आवर्स इन फ्रंट ऑफ टीवी है एंड देन देयर इज द नंबर ऑफ आवर्स स्टडिंग है एंड देन नंबर ऑफ आवर्स प्लेइंग है, तो ऑल ऑफ दोज थिंग्स वुड बी अफेक्टिंग द योर ग्रेड्स एट द एंड. सो इसका मतलब ये है कि इस केस में आपके पास एक से ज़्यादा जो है वो वेरिएबल्स का लीनियर रिग्रेशन आप कर सकते हैं. एनीवे, सो once we want to fit the data, so what we are trying to do is we are trying to solve in such a way कि हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास y1 is approximately equal to ax1 plus b, y2 is approximately equal to ax2 plus b, which means कि आपके पास हर पॉइंट पर एक एरर ऐड हो रहा है. ठीक है, बिकॉज एग्जैक्टली इक्वल कब आ जाएगा, जब वो एरर भी हम इनटू अकाउंट ले लेंगे, या मेरे पास सेट ऑफ इक्वेशंस जो है वो इस तरह से बन जाएंगी. इन इक्वेशंस को जब मैं मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखती हूँ, आई नो कि y1 से लेकर अगर ym तक मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, तो आई कैन राइट इट एज अ वेक्टर y. ठीक है, ये जो पूरे का पूरा मेरे पास
सेट आ जाएगा. आई कैन राइट इट एज 1 1 1 1 और यहाँ पे B1 B2 से लेकर BM तक टाइम्स सॉरी गलत मैंने लिख दिया. लेट मी, ओहो आप लोगों की दूसरी क्लास भी शुरू होने वाली है. ओके आई जस्ट स्टॉप इन 1-2 मिनट्स. अच्छा अब इसको मैं लिख सकती हूँ x1 x2 से लेकर xm तक एंड दिस इज़ 1 1 1 और यहाँ पर जो है a और b मेरे पास जो अननोन है एंड देन दिस इज़ e1 से लेकर em तक जो कि एरर वेक्टर है मेरे पास. ओके सो दिस इज़ एक्चुअली द सेट ऑफ इक्वेशंस जो कि मेरे पास आ रही हैं. द गोल इज़ टू फाइंड these a and b's, ठीक है, so that I can find the error in this case और जब in such a way कि मैं उसको minimize कर सकूं. And for that we will be using this equation because we know कि ये equation जो है वो हमने derive ही इस situation में की थी कि when we had optimum error जो है हमारे पास आ रहा हो या minimum error हो रहा हो. तो इसके लिए दिस इज़ नॉट समथिंग डिफ़िकल्ट जो हम सॉल्व करना. यहाँ पे देखें. सो अगेन दिस एग्जांपल इज़ फ्रॉम योर बुक. 3rd चैप्टर में ये एग्जांपल मौजूद है, वहाँ से आप देख सकते हैं. लेकिन अगर वहाँ से ना भी देखें तो यहाँ पे नज़र आ रहा है कि वी हैव ओनली 5 पॉइंट्स जिसके ऊपर हम लाइन को फिट करना चाहते हैं. तो बेस्ड अपॉन द सेम थिंग हमारे पास जो ये दीज आर द y कोऑर्डिनेट्स. तो y वेक्टर हमारे पास क्या बन जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू 2.5 3.5 6 एंड सो फोर्थ 4 तक आ जाएगा. A जो है हमारे पास मैट्रिक्स दैट वाज एक्चुअली इक्वल टू x1 से लेकर xm तक और साथ 1 1 1 1 है. मतलब दिस इज एक्चुअली द वेक्टर जो कि हमें लीनियर रिग्रेशन फिटिंग के बाद मिल रहा है. तो इसमें हम यहाँ पे x के कोऑर्डिनेट्स लगा देंगे, यहाँ 1 1 1 कर देंगे एंड देन c जो है दैट इज़ द अननोन जो भी इंटरसेप्ट और स्लोप हमने फाइंड आउट करना है. और यहाँ से सिंपली जो है we will actually use this formula in order to compute C. ठीक है, A हार्मिशन A इसको मल्टीप्लाई करके इन्वर्स लिया है. then I am multiplying the whole thing with A हार्मिशन and Y वेक्टर. ठीक है, अब हमारे पास अभी टाइम नहीं है बट आई वुड एडवाइज यू कि आप लोग जो है इसको ये करके देख लीजिएगा. देखें ये मल्टीप्लिकेशन तो डिफिकल्ट नहीं है. दिस रो इनटू कॉलम तो मेरे पास 2x2 का जो है वो मैट्रिक्स आ जाएगा. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है जो हमारा स्टैंडर्ड तरीका है. इसको जो है वो हम इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं. मे बी आप मैटलैब के थ्रू भी फाइंड आउट कर सकते हैं. एंड देन द अदर थिंग दैट आई हैव डन इज कि मैंने इसको अलग से मल्टीप्लाई किया हुआ है. तो यहाँ से मेरे पास ये वेक्टर आ रहा है और फिर मैंने इन्वर्स को जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया है. तो दिस इज़ एक्चुअली द मैट्रिक्स जो कि वेक्टर जो कि मुझे a और b की वैल्यू दे रहा है. यहाँ से आई कैन गेट द अप्रोक्सीमेशन ऑफ y विच इज़ a टाइम c. ठीक है, वी नो दैट कि आपके पास जो है वो अभी हमने देखा है कि a टाइम c से जो है हमें अप्रोक्सीमेशन मिल जाती है. तो वो मैंने अप्रोक्सीमेशन निकाल ली है. And then I am finding the error by taking y minus y hat और फिर उसका नॉर्म से जो है I can find के how much is the error. Okay, इसमें जो है वो I am giving you this example also जो कि MATLAB में मैंने इसको किया हुआ है. I would advise कि आप इसको जो है वो टाइप करके MATLAB में, मतलब ज़ाहिर है मैं नोट्स अभी अपलोड कर दूंगी तो आप ये टाइप करके MATLAB से इसको कंप्यूट कर सकते हैं और वही आंसर्स आने चाहिए जो कि आंसर्स यहाँ पर मौजूद हैं. जस्ट वन मोर थिंग, जिसके बाद ये वाला टॉपिक एटलीस्ट कंप्लीट हो जाएगा. फिर हम नेक्स्ट वाला फिर अगले दफ़ा से शुरू करेंगे. वो ये कि व्हाट इफ़ आई हैव the solution instead of least square solution I want to find the weighted least square solution, which means कि मेरे पास एक weight matrix है which is the diagonal of 10 10 10 1 1, which means कि the weight matrix is something like this 10 10 10 and 1 1 और ये ज़ीरोज़ हैं. इन अदर वर्ड्स व्हाट वी आर सेइंग इज़ के पहले जो 3 मेजरमेंट्स थी उनकी वेटेज ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द लास्ट 2. तो इन दैट केस आपके पास सी की कंप्यूटेशन जो है वो इस तरह से हो जाएगी. एंड आई वुड एडवाइज, मेरा ख्याल है मैंने इसको वेटेड भी मैंने किया हुआ है. सो बेसिकली व्हाट आई वुड आस्क यू टू डू इज़ कि इस प्रोग्राम को रन करके जो है
ये सारी चीज़ें जो हैं वो देखने की कोशिश कीजिएगा एंड देन ट्राई टू सी कि आपके पास डिफरेंट केसेस में जो है वो एरर किस तरह से चेंज हो रहा होता है. ओके, सो व्हाट वी हैव एक्चुअली डन टुडे इज कि आप जो अगेन नॉर्मल इक्वेशंस के थ्रू सिस्टम को सॉल्व करने के लिए देयर इज अनदर वे ऑफ डूइंग दैट यूजिंग the matrix itself instead of going for the Gramian matrix. और उस केस में जो है हमने एग्जाम्पल के तौर पे लीनियर रिग्रेशन किया है. आई वुड एडवाइस कि लीनियर रिग्रेशन को आप थोड़ा बहुत और भी पढ़ने की कोशिश करें बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जब आप मशीन लर्निंग वगैरह को यूज़ करना शुरू करेंगे. ओके, लेट मी. जी जी बोलें मैम. नॉर्मली लीनियर रिग्रेशन के अंदर हम ये नहीं करते हो ग्रेडियंट डिसेंट को यूज करके हम एरर को मिनिमाइज कर देंगे. उसी तरह की सेम चीज रिजल्ट्स. एक्चुअली ग्रेडियंट डिसेंट जो है ना वो लीनियर रिग्रेशन के लिए नहीं यूज़ होता. ग्रेडियंट डिसेंट जो है उसका बेसिकली पर्पस ये होता है कि आप इटरेशंस करके ना, मतलब देखें ये कोर्स जो है ना इसमें बेसिकली दैट इज़ बियॉन्ड स्कोप ऑफ दिस कोर्स. जिसकी आप बात कर रहे हैं वो डिजिटल फिल्टर एडेप्टिव फिल्टर का कोर्स जो है वो मैंने लास्ट सेमेस्टर में करवाया था जिसमें हम ये सारी बातें कर रहे होते हैं. बेसिकली हम अभी जो है ना हम ये कह रहे हैं कि हमने जो मेथड लिया है ना वो हमें ऑप्टिमम सोल्यूशन दे रहा है, ठीक है. लेकिन जब हम इसको प्रैक्टिकली सॉल्व करना शुरू करते हैं तो वी विल फाइंड कि ये जो ऑप्टिमम सोल्यूशन निकालना डायरेक्टली एक स्टेप में बहुत मुश्किल है. और वो मुश्किल क्यों है? बिकॉज ऑफ द रीज़न कि मैंने क्या कहा है कि अब हमारे पास किस तरह की इक्वेशन थी, इस तरह की थी ना. ये तो सी जो है दिस इज इक्वल टू आर इनवर्स ऑफ पी. हमने ये कहा कि जी ये ऑप्टिमल सोल्यूशन दे रहा है. जो बॉटलनेक आ जाता है ना वो यहाँ पर आ जाता है. और आर इनवर्स को कंप्यूट करना इज इम्पॉसिबल इन रियल सिनेरियोज बिकॉज आर का साइज बहुत बड़ा होता है. तो जो ग्रेडियंट डिसेंट होता है ना दैट इज अ वे ऑफ स्टेप बाय स्टेप मूविंग टूवर्ड दिस ऑप्टिमम सोल्यूशन. यानी हम कभी भी आर इनवर्स को डायरेक्टली नहीं मेजर करते जब हम रियल सिनेरियो की बात करते हैं. हम ग्रेडियंट डिसेंट के थ्रू ऑप्टिमम सोल्यूशन निकालते हैं. तो दैट इज एक्चुअली समथिंग डिफरेंट. लेकिन ये कि लीनियर रिग्रेशन जो है दैट इज अ मेथड ऑफ अप्रोक्सीमेटिंग योर डेटा और मॉडलिंग योर डेटा विद अ लीनियर लाइन. और उसके बाद उसकी बेस पे आप फ्यूचर की प्रिडिक्शन कर सकते हैं. बट रिमेंबर दिस थिंग कि दिस इज वेरी बेसिक थिंग एज फार एज एस्टिमेशन इज कंसर्न. यू विल सी अगर आप एस्टिमेशन वगैरह का कोर्स आगे में पढ़ते हैं या कहीं और देखते हैं कि देर आर मतलब क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशंस और मे बी नॉन लीनियर अप्रोक्सीमेशन वर्क बेटर देन द लीनियर केस. मगर लीनियर जो है ना दिस इज समथिंग जो कि एरर हमेशा शायद ज़्यादा दे रहा होगा बट दिस इज द प्लस हम मोस्टली लीनियर के पीछे जा रहे होते हैं. ओके ओके जी आंसर आपका क्वेश्चन हो गया. किसने पूछा था? Yes, फरहान ma'am. ने. ओके ओके चलें लेट्स स्टॉप हियर.